प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। पिछले महीने की 16 तारीख को जब मैं आपसे रूबरू हुआ था, उस वक्त समूचा जम्मू कश्मीर कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहा था। हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी वर्कर्स या मैं कहूं कोरोना वॉरियर्स जूझ रहे थे। प्रतिदिन 4000 के ऊपर पॉजिटिव केसेस आ रहे थे। पूरा प्रशासनिक अमला भी आप लोगों की सेवा में जुटा हुआ था। आज हमारी मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब हालात सामान्य होते हुए लगते हैं, लेकिन पूरी संवेदनशीलता के साथ आवाम के हर तबके को अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल का जिम्मेदारी से पालन करना होगा। आज के इस कार्यक्रम में मैंने कई ऐसे कोरोना वॉरियर्स के सुझाव लिए हैं जो बैकग्राउंड में रहकर महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुझे उम्मीद है उनके इल्तिमास पर ध्यान देकर हम अपनी तथा अपने अजीज लोगों के सेहत की रक्षा कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ दिनों पहले कुछ निहित स्वार्थवश फैलाई गई अफवाहों के बारे में बताना चाहता हूं। पिछले कुछ महीनों में जिस रफ्तार से विकास को गति दी जा रही है और जिस तरह से इस पूरे विंटर सीजन में ज्यादा से ज्यादा सैलानी टूरिस्ट आए हैं, कोरोना के प्रभावी नियंत्रण का जिस तरह से हम सबने मिलकर के इंतजाम किया है, ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। इन लोगों ने अनावश्यक लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया और एक गलत अफवाह फैलाने की कोशिश की। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को खारिज करता हूं। आज जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है वही बनी रहने वाली है। मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूं। अपने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके पिछले अनेक वर्षों से यहाँ के युवाओं को गुमराह किया है, जिंदगी को कठिन बनाया है। मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह की भावनाओं में आने की जरूरत नहीं है। अमन, चैन, विकास और तरक्की, मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर का अब यही मकसद होना चाहिए। यहाँ की पहचान देश और दुनिया में कुछ कारणों से कुछ लोगों ने विशेष प्रकार की बना दी थी, लेकिन मैं आपसे विनम्रतापूर्वक के बात कहना चाहता हूं कि इस पहचान को खत्म करके जम्मू कश्मीर कला और संस्कृति का सबसे अच्छा केंद्र रहा है, हमें बनाना है। यहाँ अमन चैन से रहने वाले लोग विकास की नई रोशनी देख सकें, इसका हमें काम करना है। अभी बुधवार को सभी 20 जिलों के लिए 12,600 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट हमने पास किया है, जो पिछले साल के 5,134 करोड़ रुपए के मुकाबले में दोगुना से ज्यादा है। बजट की सबसे खास बात यह है कि वह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा आम जनता की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, ताकि समेकित विकास की दिशा में जम्मू कश्मीर अग्रसर हो सके। जम्मू कश्मीर के नागरिक अमन तथा तरक्की पसंद हैं, ये बात पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। मित्रों, पिछले दिनों जम्मू के साथियों को बिजली की कटौती का सामना करना पड़ा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका पसीना जो बेवजह बहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जिम्मेदार लोगों को चिन्हित किया जाएगा और कानून के मुताबिक उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले 10-11 महीनों में हमने प्रयास किया है कि यहाँ की बिजली उत्पादन में कम से कम 3500 मेगावाट की बढ़ोतरी हम कर सकें। 52,881 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं और मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले 4-5 वर्षों में हम बिजली के मामले में आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर बना सकेंगे। लेकिन एक वास्तविकता भी आपको जाननी चाहिए। प्रतिवर्ष 6,000 करोड़ रुपए की बिजली प्रशासन खरीद रहा है, लेकिन जो रेवेन्यू हमें प्राप्त हो रहा है वो केवल 2500 करोड़ रुपए का है। मैंने 3500 करोड़ रुपए का घाटा हर साल हमें हो रहा है। आप खुद विचार करिए, ये व्यवस्था कैसे चलेगी। मेरा आग्रह होगा कि आप भी इस पर सुझाव दीजिए। मैं चाहता हूं कि गरीबों को सस्ती बिजली मिले, मैं चाहता हूं किसानों को सस्ती बिजली मिले, लेकिन जो लोग समर्थ हैं मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम आप तो बिजली का भुगतान करें। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी पिछले 10 महीनों में हमने कई 10-10, 15-15 साल से लंबित परियोजनाओं को पूरा किया है। मुझे याद है कश्मीर में विंटर प्रिपेयर्डनेस की बैठक करते समय हमने इस बात का ख्याल रखा था पिछले जाड़ों से इस बार कश्मीर के लोगों को अच्छी बिजली मिले, और मुझे प्रसन्नता है कि 23% बिजली हम इस बार ज्यादा दे सके।
बर्फ और बिजली पहली बार वादी के लोगों ने एक साथ देखा था। जम्मू के लोग गर्मी में बिजली की दिक्कत का सामना न करें, इसके लिए हमने कई बैठकें की, कई निर्णय किए। कुछ काम हुए हैं, कुछ काम 2-4 दिनों में पूरे हो रहे हैं। बावजूद उसके एक षड्यंत्र के तहत ये कोशिश की गई है कि लोगों को बिजली की दिक्कत हो। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, इस व्यवस्था को आमूल चूल ढंग से बदलने का काम निश्चित रूप से किया जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती कोरोना महामारी से गुजर रहे हों, तो बरबस 2 शब्द ध्यान में आते हैं, संकल्प और समर्पण। और इसके जीते जागते प्रतिबिंब हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स तथा फ्रंटलाइन वर्कर्स। आवाम की आवाज उन सब की आवाज है जिन्होंने दूसरों की सेवा में खुद को समर्पित किया है। अपनी मेहनत से उन्होंने जम्मू कश्मीर के भविष्य की आधारशिला रखी। आज अगर जम्मू कश्मीर एक नए सवेरे का स्वागत कर रहा है तथा समता मूलक समाज को मूल आधार बनाकर आगे बढ़ रहा है, तो उसका श्रेय कर्म के प्रति समर्पित इन वॉरियर्स को जाता है। सांबा जिले के कौलपुर गांव की आशा वर्कर त्रिशला देवी प्रेरणा तथा शक्ति का जीवंत उदाहरण है। वह हर दिन कम से कम 20 परिवारों के बीच जाती हैं और जिस किसी को भी कोरोना का लक्षण है उसको अस्पताल पहुंचाने की भी जिम्मेदारी निभाती हैं। पिछले 2 महीने से लगातार गांव वालों के बीच जाकर वह सुनिश्चित कर रही हैं कि सभी स्वस्थ रहें, वैक्सीन लगवाएं और कोरोना प्रोटोकॉल का लगातार पालन करें। उनका एक सुझाव है, रिमोट एरियाज में महीने में कम से कम एक बार मेडिकल कैंप जरूर लगे ताकि लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल हो सके। त्रिशला देवी तथा उनकी जैसी हजारों आशा वर्कर्स गांव तथा प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बीच एक ब्रिज का काम करती हैं। मैं उनकी इस सेवा भावना को प्रणाम करता हूं और प्रशासन के संबंधित अधिकारियों से उनके सुझाव पर शीघ्र कार्रवाई का निर्देश देता हूं। देश भर के अखबारों तथा टीवी चैनलों में आजकल जम्मू कश्मीर के वैक्सीनेशन की चर्चा बहुत हो रही है। लोग जम्मू कश्मीर मॉडल को अन्य हिस्सों में भी अपनाने की बात कह रहे हैं। इसका पूरा श्रेय मैं अपने हेल्थ वर्कर्स को देना चाहूंगा। गांदरबल जिले के कुलन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जफर अली, मीता तथा नजमीना ने मिलकर के 12,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाए हैं और मुझे गर्व है कि गांदरबल जिला 100% वैक्सीनेशन पूरा करने में सफल हुआ है। इसी कड़ी में हमारा दूसरा जिला शोपियान है, जहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मोहम्मद इसाक, रियाज अहमद तथा बहन अफरूजा की टीम ने पिछले 2 महीने में 12 से 15,000 लोगों को वैक्सीन लगाई है। मैं उनकी इस मेहनत को सलाम करता हूं और उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। सांबा जिले की बाडी खटगांव पुरमंडल की हमारी बहन नसरीन कठिन से कठिन इलाकों में जाकर लोगों को वैक्सीन की सुविधा मुहैया करा रही हैं और लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने की सलाह भी दे रही हैं। आप लोगों ने गुरेज के सीमावर्ती गांवों की तस्वीरें देखी होंगी। बर्फ में मीलों पैदल चलकर शमशादा बानो, डॉक्टर अबू बकर, अब्बास शेख और सरवर जैसे लोगों ने लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया है। कुछ दिन पहले ही बांदीपुरा का गांव बयान खबरों में था। हमारे कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर जहांगीर, समीमा बेगम, नीलोफर जान और उनके साथी 18 किलोमीटर पैदल चलकर बयान पहुंचे थे और उनकी मेहनत से ये देश का पहला ऐसा गांव बना जहां 100% वैक्सीनेशन हुआ था। जम्मू जिले में भी 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। इसके लिए मैं सभी स्वास्थ्य कर्मियों के अथक परिश्रम तथा प्रशासन के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनकी सेवा भावना की सराहना करता हूं। कुछ लोगों ने सुझाव भेजा है कि हेल्थ फैसिलिटी के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों की टीम डोर टू डोर वैक्सीनेशन के लिए भी जाती है, इसलिए उनके ड्यूटी में रोटेशन की बहुत आवश्यकता है। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी सीएमओ से बातचीत कर उनके सुझाव पर विचार करने की बात करूंगा। रणबीर सिंहपुरा ब्लॉक जम्मू की आंगनवाड़ी वर्कर सुश्री किरण बाला इस कठिन समय में पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं। कोरोना के संकट के बावजूद बच्चों की शिक्षा, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखने के साथ साथ वह टीकाकरण के कार्य में भी हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के सुझाव के साथ ये लिखा है कि आंगनबाड़ी सेंटर्स को गांव की महिलाओं के मीटिंग प्लेस के रूप में विकसित किया जाए, जिससे वह स्वास्थ्य से संबंधित बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपस में शेयर कर सकें। किरण बालाजी आगे लिखती हैं कि आंगनबाड़ी सेंटर्स के आधार को मजबूत करके इन्हें काउंसलिंग सेंटर के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। किरण बालाजी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं
जम्मू कश्मीर प्रशासन आपके सुझावों पर जरूर गौर करेगा। पुलवामा की कौसर जबीन अचगोज के सब सेंटर अस्पताल में पिछले 1 साल से कोरोना ड्यूटी पर है। वैक्सीनेशन, पेशेंट केयर, टेस्टिंग जैसे तमाम काम वह लगातार कर रही हैं। अपने अनुभवों को साझा करते हुए बहन कौसर ने लिखा है, पेशेंट के परिवार वालों के गुस्से का सामना करने के साथ साथ उन्हें पड़ोसियों के बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है। लोगों को गलतफहमी है कि अस्पताल में कोरोना मरीजों के बीच काम करने से वह इस महामारी की सुपर स्प्रेडर बन गई हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि उनके लॉन्ग वर्किंग आवर्स को कम किया जाए। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के अपने सभी नागरिकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि हेल्थ वर्कर्स तथा डॉक्टर्स ईश्वर एवं अल्लाह की प्रतिमूर्ति हैं। आप लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी किस प्रकार जम्मू कश्मीर के सुदूर अंचलों में 20-20 किलोमीटर पैदल चलकर गांव के गांव वैक्सीनेट किए जा रहे हैं। लोग खेतों में, पहाड़ों में कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो करते हुए किसान भाइयों को तथा नोमैड वर्ग के लोगों तक कोरोना से प्रभावी सुरक्षा के टीके को लेकर पहुंच रहे हैं। उनके जैसी श्रेष्ठता, सेवा, धैर्य एवं तपस्या आने वाली नस्लों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। जम्मू कश्मीर की वर्तमान तथा भावी पीढ़ी पर उनका बहुत एहसान है, इसलिए उनका एहतराम करें और उन्हें वाजिब इज्जत से नवाजें। बहन कौसर ने वर्कलोड की बात की है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सभी डिस्ट्रिक्ट में सीएमओ को अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती के आदेश दिए गए हैं। उसकी प्रक्रिया जल्द शुरू हो और हेल्थ सेक्टर में ट्रेन मैन पावर बड़ी संख्या में उपलब्ध हो, इसका इंतजाम किया जाएगा। हीरानगर के मुकेश कुमार सिंह एम्बुलेंस ड्राइवर है। पिछले साल अप्रैल से मुकेश कोरोना ड्यूटी में जुटे हुए हैं और सेकेंड वेव के पीक समय में वह पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए कम से कम 300 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क पर चले हैं। उन्होंने एक सुझाव दिया है कि 108 हेल्पलाइन की जितनी एम्बुलेंस है उनकी समय समय पर ऑडिटिंग की जाए ताकि फर्स्ट एड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाया जा सके। मुकेश जी ने एक शिकायत भी की है कि नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा एम्बुलेंस ड्राइवर को प्रतिमाह कम राशि दी जाती है। मैं उनको भरोसा देना चाहता हूं कि इसकी जांच भी कराई जाएगी और इसमें प्रभावी कार्रवाई भी की जाएगी। मित्रों, सेवा की पूर्ण शुद्धावस्था का नाम ही प्रार्थना है। कायनात की सारी चीजों को जानने का एक साइंस है, विज्ञान है, लेकिन जो शुद्ध प्योर सेवा भावना है वह अज्ञेय है। मैं मानता हूं सेवा मानव आत्मा में जो सबसे खूबसूरत चीज छिपी हुई है उसे अभिव्यक्त करने का माध्यम है और उसकी जो अनुभूति है वही स्वयं का साक्षात्कार है। एक बार किसी भक्त ने महर्षि रमन से पूछा कि आप मुझे ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं। महर्षि रमन ने कहा, नहीं, दर्शन तो नहीं हो सकते, लेकिन चाहो तो ईश्वर अवश्य हो सकते हो। कोरोना महामारी के संकट के वक्त जिन लोगों ने भी परोपकार की भावना से लोगों की मदद की है वह देवतुल्य हैं और उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। कटरा के रहने वाले राघव वैद्य तथा उनके साथियों ने इसी भावना के साथ काम करते हुए लॉकडाउन के वक्त 200 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के भोजन की व्यवस्था की है। श्रीनगर के रहने वाले रईस अहमद तथा उनकी पत्नी निदा रहमान ने कोविड पॉजिटिव पेशेंट, उनके अटेंडेंट तथा अस्पतालों के सिक्योरिटी स्टाफ के लिए प्रतिदिन 800 मील्स की व्यवस्था की और आज भी घर में पका हुआ भोजन जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। श्रीनगर के ही तारिक अहमद ने हाउस बोट को फ्लोटिंग एम्बुलेंस के रूप में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें फर्स्ट एड, पीपीई किट्स के साथ उन्होंने लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी देने के लिए एक लाउड स्पीकर भी लगा रखा था। सीएचसी लखनपुर की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शिवानी 8 महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद मरीजों की सेवा कर रही हैं। उनका एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कि ऐसे समय में देश की सेवा करके वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही हैं। मित्रों, महर्षि अरविंद ने एक बार किसी से सवाल किया कि हमारी मातृभूमि क्या है, और फिर खुद ही उसका जवाब दिया कि यह कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, बोलचाल का तरीका नहीं है, न ही दिमाग का ख्याली पुलाव। यह एक बलवान शक्ति है जो कि उन लाखों इकाइयों की शक्ति से मिलकर बनी है जिनसे देश बनता है। इन आदर्शों पर चलकर डॉक्टर शिवानी तथा अन्य हमारे मित्र कार्य कर रहे हैं। यह देखकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। गढ़ीगढ़ जम्मू में पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर सोहन सिंह ने गरीब बच्चों की शिक्षा की जरूरतों पर ध्यान दिया है। क्योंकि कोरोना की वजह से सभी स्कूलों को बंद करना पड़ा, सोहन सिंह ने 5000 गरीब बच्चों को पढ़ने की सामग्री
उपलब्ध कराई है। मित्रों, एक कहानी मुझे याद आई। एक बार किसी संत ने अपने गुरुकुल में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया था और उसका विषय रखा था सेवा की सच्ची भावना। जिस दिन यह प्रतियोगिता हुई, सभी ने शानदार भाषण दिया, लेकिन जब विजेता छात्र का नाम पुकारा गया तो सभी छात्र हैरान, क्योंकि वह छात्र तो प्रतियोगिता में शामिल ही नहीं हुआ था और न ही उसने कोई भाषण दिया था। लोगों ने संत से सवाल पूछना शुरू किया। संत ने जवाब दिया कि प्रतियोगिता स्थल पर उन्होंने एक घायल पक्षी को रख दिया था। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब लोग भाषण देने की जल्दबाजी में थे। सिर्फ वही एक बालक था जो घायल पक्षी को देखकर रुक गया था और उसकी सेवा करनी शुरू कर दी। फिर संत ने कहा, सेवा का सही अर्थ यह है कि वह व्यक्ति के आचरण में झलकना चाहिए। और जम्मू कश्मीर में मैंने स्वयं देखा है किस प्रकार बैंकिंग, कुरियर वाले, सफाई कर्मचारी, टेलीमेडिसिन के स्टाफ, टेस्टिंग एवं सैंपलिंग लैब के स्टाफ, केमिस्ट, किसान भाई, इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग, सब्जी, फल, दुग्ध विक्रेता तथा बैकग्राउंड में रह करके अनेक लोगों ने जीवन को सामान्य बनाने में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। जीवन अब काफी हद तक सामान्य हो रहा है, लेकिन इस त्रासदी ने कभी न भरने वाले घाव भी दिए हैं। बहुत सारे मेडिकल स्टाफ को भी हमने इस त्रासदी में खोया है। अनेक लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और आज के दिन को हम उनकी स्मृति में समर्पित करते हैं। पिछले महीने जब मैं आपसे मुखातिब हुआ था, तब ऐसे परिवारों की चर्चा मैंने की थी जिन्होंने असमय अपने प्रियजनों को खो दिया। उनके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सक्षम नाम की एक स्कीम शुरू की है। सरकार उस पर काम कर रही है और ऐसे परिवारों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सरकार ले रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी कोरोना से प्रभावित बच्चों की सहायता और सशक्तिकरण के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन नाम की अलग योजना प्रारंभ की है, जिसका लाभ हमारे यूटी के सभी परिवारों को मिलेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में गरीबों तथा अनाथों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। कोई भी परिवार भूखा न रहे, इसकी चिंता की जा रही। उपेक्षित, गरीब, वंचित वर्ग हमारी प्राथमिकता के केंद्र बिंदु में है। जब सभी योजनाओं का लाभ कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगा, तभी हमें संतोष होगा कि प्रशासन सही तरीके से काम कर रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य और लोगों की देखभाल को प्राथमिकता बनाकर जम्मू कश्मीर सरकार ने काम किया है और मैं यहाँ जोर देकर कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के सहयोग से ही संभव हो पाया है। कुछ दिन पहले एक मीटिंग में मैंने कहा था कि कोरोना पर देश के अन्य भागों की अपेक्षा हम बेहतर तरीके से नियंत्रण इसलिए पाए क्योंकि प्रशासन के साथ साथ सभी नागरिकों ने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया और टीम जम्मू कश्मीर जमीन पर अनवरत काम करती रही। न सिर्फ ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई गई, बल्कि 15,000 एलपीएम ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ाकर 3 गुना से ज्यादा 53,000 एलपीएम कर लिया गया है और आने वाले दिनों में यह 90,000 एलपीएम पहुंचने वाला है। हमने सेकेंड वेव के आने का इंतजार नहीं किया था, बल्कि पिछले साल 29 सितंबर को ही ये फैसला हमने कर लिया था। प्रशासनिक व्यवस्था ने भी जम्मू कश्मीर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का काम किया है। स्वास्थ्य सुविधाओं में कुछ खामियां भी हैं। मैं चिकित्सालयों में गया हूं, मेडिकल कॉलेजों में गया हूं। एक नए कार्य प्रणाली की वहां जरूरत है। जिम्मेदार नीतियों द्वारा यह व्यवस्था लागू हो, इसकी कोशिश आने वाले दिनों में की जाएगी। मैं आज इस मौके पर अपने डॉक्टर्स के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। अनेक डॉक्टरों ने जी-तोड़ मेहनत और लगन से लोगों की सेवा की है, लेकिन मैं समझता हूं जो लोग इस कठिन घड़ी में चूक गए हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि अपने साथियों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। प्रिय मित्रों, वैज्ञानिकों ने बहुत पहले प्रयोग करके कहा था कि एक कमरे में अगर कोई वीणा बजाता हो तो दूसरे कमरे में रखी वीणा की तारों में कंपन होना शुरू हो जाता है। आज जब मैं आत्मविश्वास से भरे जम्मू कश्मीर के लोगों को देखता हूं, तब जन जन में मुझे आत्मशक्ति की गूंज सुनाई पड़ती है। मैं अपने किसान भाइयों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। तमाम बाधाओं के बावजूद कृषि एवं हॉर्टिकल्चर के आधारभूत ढांचे में हमने जो सार्थक बदलाव किए हैं, उससे इस क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है। शोपियन के पिंजूरा गांव के रहने वाले अदनान अली खान आज 15 वैरायटी के सेब ऑनलाइन माध्यम से बेच रहे हैं। उन्होंने गुजरात से पैकेजिंग मटेरियल मंगाया है
और उनके इस नए प्रयोग ने मिडिलमैन की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। उनका एक सुझाव है, जम्मू कश्मीर प्रशासन एक पॉलिसी के अंतर्गत प्राकृतिक तरीके से सड़नशील पैकेजिंग को प्रमोट करे तथा यह ट्रेनिंग जम्मू कश्मीर के सभी किसानों को दी जाए। मैं कृषि विभाग को इस पर कार्रवाई करने का जरूर निर्देश दूंगा। अदनान जैसे अन्य युवाओं के लिए अस्थायी एवं समर्थ व्यवस्था बनाने के लिए सरकार इस साल कम से कम 50,000 इच्छुक लड़के लड़कियों को आर्थिक मदद मुहैया कराएगी ताकि वो एंटरप्रेन्योर बन सकें। प्रशासन ने युवाओं के लिए हर पंचायत में एक यूथ क्लब बनाने का भी सोचा है, जिसके माध्यम से उन्हें रचनात्मक कार्यों से जोड़ा जा सकेगा। भद्रवा के सुभाष रैना जी भी सेब की खेती करते हैं। उन्होंने लिखा है कि प्रशासन को समय के बदलाव के साथ हॉर्टिकल्चर पॉलिसी में परिवर्तन लाना चाहिए और कम से कम हर ब्लॉक में एक संस्थान होना चाहिए जो उनके जैसे किसानों को हॉर्टिकल्चर की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में तथा नए बीजों के बारे में समय समय पर जानकारी दे। उन्होंने यह भी लिखा है कि कोल्ड स्टोरेज की क्षमता को बढ़ाया जाए। सुभाष जी, आपके सुझावों के लिए धन्यवाद और निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, कोरोना लॉकडाउन की वजह से शिक्षा भी प्रभावित हुई है, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई यानी ज्ञान की मूल आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनेकों नए इनोवेटिव माध्यम भी ढूंढ लिए गए हैं। ज्यादातर क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए लंबी अवधि तक स्क्रीन टाइम ठीक नहीं है, इसलिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बच्चों के लिए नई पॉलिसी बनाई है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन पर आधारित है। इसके लिए मैं श्रीनगर की नन्ही सी बच्ची माहिरा का बहुत आभारी हूं, जिसने प्यार भरी शिकायत का वीडियो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए भेजा था। आज मैं 4 वर्षीय बच्ची अधा शकील को भी भरे मन से याद कर रहा हूं, जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो गई थी। अधा की मासूमियत को नमन करते हुए, उसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। विकास के लिए वनों का नुकसान करके हम आने वाली पीढ़ी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। वन्य जीव विभाग के साथ हम सभी की जिम्मेदारी है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को प्रभावी तरीके से हम हैंडल करें। मैं अधा के परिवार की पीड़ा, संताप महसूस करता हूं और आग्रह करता हूं, प्रकृति और प्रगति के बीच हम सभी को एक संतुलन बनाना होगा। लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई में डिसरप्शन भी हुआ है। इस पर पुंछ के इंजीनियरिंग छात्र शिवम गुप्ता ने लिखा है कि कोरोना की वजह से न सिर्फ पढ़ाई प्रभावित हुई है, बल्कि छात्रों में तनाव तथा भविष्य को लेकर आशंकाएं भी उत्पन्न हुई हैं। शिवम का सुझाव है कि सरकार बड़े बच्चों के लिए भी एक सेंट्रल टाइम टेबल बनाए तथा को करिकुलर एक्टिविटी जैसे कविता पाठ, डिबेट इत्यादि ऑनलाइन शुरू करे। कठुआ की ईसा कवात्रा अभिभावक हैं। उन्होंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का लंबे अवधि तक इस्तेमाल करने से बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। उनका कहना है इंटरनेट तथा सॉफ्टवेयर की समस्या के चलते भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सुझाव दिया है ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी का। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का हर गांव, हर पंचायत ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दी जाए, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। महामारी की वजह से नई इंडस्ट्रियल स्कीम की रफ्तार भी थम गई थी। अब आने वाले दिनों में उसे जमीन पर उतारने के प्रयत्न तेज किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अभी जेड मोड स्केप टनल का काम पूरा हो गया है। बनिहाल टनल का काम भी समाप्त हो गया है। जेड मोड टनल के बनने से सोनमर्ग के लोगों को काफी सुविधा होगी। प्यारे भाइयों और बहनों, आज जम्मू कश्मीर प्रशासन में पूरी तरह से ई ऑफिस पर काम हो रहा है और इसके कारण 200 ट्रक फाइलें दरबार मूव के समय जो श्रीनगर से जम्मू जाती थीं और जम्मू से श्रीनगर आती थीं, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इस बार जब हम जम्मू से श्रीनगर आए तो एक भी फाइल प्रशासन के साथ नहीं आई। इसके कारण आर्थिक बचत भी हुई है, पारदर्शिता भी आएगी और काम तेज ढंग से होगा और चीजों पर अच्छे ढंग से नजर भी रखी जा सकेगी। इस तरह के कई अनेक परिवर्तन और इनोवेटिव प्रयास हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को बधाई देता हूँ। पतंजलि योग सूत्र का पहला श्लोक है अथ योगानुशासनम नव द डिसिप्लिन। जब आपके मन की दशा बिल्कुल शांत हो गई,
जब आपके अंदर जो भीड़ है वो छट गई, तभी योग में प्रवेश की गुंजाइश है। योग में आसन से पहले मन का अनुशासन आता है। योग का अर्थ है अंदर की यात्रा में आपकी पहली छलांग। आप लोगों ने लॉकडाउन के दौरान योग अभ्यास करते हुए खुद महसूस किया होगा कि शरीर और मन दो अलग अलग तत्व नहीं है, बल्कि एक है। मन में अगर शांति है तब उसका शरीर पर भी असर पड़ता है। जब तक मन शांत दशा में नहीं होगा, आप आसन नहीं कर पाएंगे, और इसलिए योग एक विज्ञान है। केंद्रीय विद्यालय गांधीनगर जम्मू की योगा टीचर स्वर्ण रेखा लता जी ने अभी लॉकडाउन के दौरान 3500 छात्रों को वर्चुअल माध्यम के जरिए योग की शिक्षा दी है। उनका कहना है, कोरोना को लेकर मन में भविष्य की चिंताएं घर कर गई हैं। घरों में बंद रहने से लोगों में स्ट्रेस बढ़ा है और ऐसी परिस्थिति में योग अत्यंत आवश्यक है। उनका सुझाव है स्कूल के सिलेबस में भी शारीरिक शिक्षा के तर्ज पर योग को शामिल किया जाए और आयुष मंत्रालय की किताबें तथा मैगजीन स्कूल की लाइब्रेरी में छात्रों को पहुंचाई जाए। इसके अलावा स्पोर्ट्स काउंसिल भी सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अन्य खेल की विधाओं में भी ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा युवाओं को दे रहा है। उन्होंने भी योगा को लेकर के एक अपना कार्यक्रम बनाया है। भारत में योग धर्म आध्यात्म की लंबी परंपरा है, इसलिए हर व्यक्ति के अंदर विकास की, उन्नति की तथा विस्तार की आकांक्षा रही है। हमारी जो रचनात्मक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि है, वही हमारी चेतना को चुनौतियों के समय में जगाने का काम करती है। पिछले 11 महीनों में आप सभी के सहयोग से न सिर्फ अनेक मुश्किलों पर हम सब ने विजय पाई है, बल्कि अनेक बाधाओं को पार करते हुए नई उपलब्धियों की ओर हम बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हमारा एक ही मकसद है, जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में तेजी लाना, उसे बहुआयामी बनाना तथा रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना। दृढ़ निश्चय और विकास के सपनों को आंखों से भरे आज हमारे युवा भविष्य की तरफ देख रहे हैं। उन्हें मैं गांधी जी की एक बात कहना चाहूंगा, यदि मन में कोई दुविधा हो कि आगे चलकर आपको क्या करना है, तो आप भारत के उस सबसे असहाय व्यक्ति के बारे में सोचिए और स्वयं से पूछिए कि क्या आप जो कुछ करने जा रहे हैं उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी या नहीं होगी। आखिर में आप सभी से मैं वैक्सीनेशन के लिए अनुरोध करना चाहूंगा। मैंने और मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने खुद वैक्सीन लगवाई है, इसलिए बांदीपुरा में वैक्सीनेशन करने गई टीम पर हुए पथराव के कारण मन से मैं व्यथित हूं। अत्यंत पीड़ा है मुझे। आप सभी से विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन करता हूं, कृपया कोरोना वॉरियर्स को इज्जत दें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। दुनिया की सबसे महंगी कार भी यह गारंटी नहीं देती कि बिना सीट बेल्ट की ड्राइविंग से जान बच सकती है। बिना हेलमेट के सेफ मोटरसाइकिल ड्राइविंग असंभव है। मित्रों, हेलमेट आपको सुरक्षा दे सकता है, लेकिन जान सेफ ड्राइविंग से ही बचेगी। इसलिए इस महामारी से बचाव का सबसे कारगर और सुरक्षित उपाय है वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। 30 जून तक हमने जम्मू कश्मीर में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप सब लोगों ने जागरूक होकर इसमें सहायता की, तो हमारे स्वास्थ्य कर्मी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।